नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलटॉमी जो है वो पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके नर्सिंग मैनेजमेंट से एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो अच्छी चीज़ तो ये है इसके अंदर कि ये डिजीज जो है वो हमारे पास में, या ये जो प्रोसीजर है, हम टॉन्सिलटॉमी को जो है वो प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और बुरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके अंदर हम कंप्लीटली जो है वो लेंगे और टोटली जो है वो हम इसको फिनिश करेंगे। और इस टॉपिक को जो है वो हम 327 नंबर की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि 326 टॉपिक जो है वो अब तक क्लियर हो चुके हैं। और जब बुलेट सीरीज हमने शुरू किया था तभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि ये जो क्लासें हैं वो हम डेली ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसके नोट्स के रिगार्डिंग पूछते हैं कि सर टीएनसी बुलेट सीरीज के नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि नोट्स जो है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना चीज़ें जो है वो ज़रूर कर सकते हैं कि कभी भी आपको जो है वो इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे टेलीग्राम पे या उस पे पूछा जा सकता है। आप इतना कीजिए ना कि अपने खुद के नोट्स बनाइए। उसमें मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज ही भेजे हैं कि सर हम इस तरीके से नोट्स बनाए, और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं। कुछ बच्चों ने, जैसे मैं कहा था कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल सीरियल नंबर, देन टॉपिक नेम, देन कौन सी डेट को मैंने ये क्लास करवाई है, देन उनके नोट्स में कौन से पेज नंबर पे वो लिखी हुई है, पूरा डिटेल से। और अगर जिन बच्चों ने अब तक लगातार जो है वो अगर नोट्स बनाए हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं होगी जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरा 365 टॉपिक के अगर हमारे पास में नोट्स बन जाएंगे तो पूरी बुकलेट, यूं कह सकते हैं कि पूरी कंपिटेटिव बुक जो है वो बन गई है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में चीजें हैं, और वो सारी चीजों को जो है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल कोई डाउट है तो आप पूछिए, बाकी आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें, बाकी नोट्स आपको डायरेक्ट पीडीएफ जो है वो नहीं मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ये कम बात थोड़ी है दोस्तों। तो चलते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छी और बुरी चीज़ दोनों है। अच्छी चीज़ तो ये है जो मैंने आपको बताई है कि टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत आसानी से जो है वो हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। बुरी चीज़ ये है हमारे पास में कि इसमें से हमारे पास में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी ऑल ओवर मैं बता दूं तो सारा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज इस टॉपिक को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि क्वेश्चन चाहे किस तरीके से आए, अप्लाइड क्वेश्चन आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना रहे। तो हम बात कर लेते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलटॉमी। देखो, टॉन्सिलटॉमी का मतलब होगा, एक्टोमी का मतलब होगा किसी भी चीज को कट करके रिमूव करना। ओनली टोमी आता है, जो मैंने काफी टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया है। किसी भी चीज के पीछे टोमी लिखा है, TOMI, मतलब कट किया वहां पे, उसको ठीक किया, वो हो गया टोमी। एक्टोमी, ECTOMI, दैट इज कॉल्ड, मतलब कट कर दिया, कट करके उसको बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एक्टोमी। तो वैसे हमारे पास में, मैं बार बार कहता हूं कि कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको आप जो है वो ब्रेक डाउन कर लीजिए, इस टॉपिक को या उस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे ये टॉन्सिलटॉमी, तो ये देखो टॉन्सिल प्लस एक्टोमी, ये दो चीजों से बना है। टॉन्सिल प्लस एक्टोमी मतलब टॉन्सिल को कट करके बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलटोमी। अब ये टॉन्सिलटोमी क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको भी मिलेंगे। तो दोनों चीजों को, टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलटोमी, दोनों को हमने ले लिया। बहुत सारे बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर पहले बुलेट सीरीज जो है वो हमारे पास में बिल्कुल छोटी छोटी आती थी और फिर अब जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका रीजन है दोस्तों, अगर मान के चलिए मैं पहले टॉन्सिलाइटिस अलग जगह पढ़ा था
और टॉन्सिलोटॉमी अलग जगह बताता। तो दोनों जो है हमारे पास में लगभग 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें होगी। लेकिन अगर मैं दोनों को यहाँ पे बताऊंगा तो दिक्कत तो आएगी ना। तो ये चीजें होगी, प्लस दूसरी चीज जो छोटी छोटी चीजें थी वो हमने पहले कंप्लीट कर ली है, अब थोड़ी बड़ी बड़ी आ गई है, तो वो सारी चीजें कुछ छोटा आता है तो हम उसको भी कंप्लीट जो है वो करते हैं। तो जब भी हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। जिस शब्द के पीछे भी इन्फ्लामेशन आ जाए, आइटिस आ जाए, दैट इज कॉल्ड, वो होता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन। टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, पेनकेटाइटिस हो गया, गेस्टाइटिस हो गया, जिस वर्ड के पीछे भी जो है वो हमारे पास में आइटिस आ जाता है रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। ये आइटिस आ गया मीन्स सिंपली रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। ये तो हो गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन। अब ये हो गया टॉन्सिल। टॉन्सिल के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉन्सिलाइटिस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के टॉन्सिल होते हैं। तो टॉन्सिल जो हो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। इनको भी हम लेंगे, पैलेंटाइन भी लेंगे, सबलिंगुअल वाला भी लेंगे, ये सारी चीजें लेंगे। बट और इसमें से भी एग्जाम में पूछा था कि कौन सा जो है वो टॉन्सिल सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से टॉन्सिल को रिमूव किया था वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से मेथड से करते हैं वो भी सारी चीजें। टॉपिक है हमारे पास में टॉन्सिलटोमी। तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन हमारे पास में हो गया कि अगर कहीं पे टॉन्सिल में जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस टॉन्सिल को जो हम बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलटोमी। ठीक। अब कौन से टॉपिक में, कौन से टॉन्सिल में ज्यादा होता है, या कौन से को जो आप निकालोगे, एक बार इन्फ्लेमेशन हो गया आप निकाल दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी कैटेगरी एग्जाम में वहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैटेगरी जैसे अगर टॉन्सिल में एक साल में 7 बार से ज्यादा जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया एक साल के अंदर, कुछ कुछ बच्चों में आपने देखा हर 1-2 महीने बाद जो है वो टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो अगर एक साल के अंदर 7 बार से ज्यादा जो है वो टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में हम टॉन्सिल निकालेंगे। सेकेंड चीज, अगर हमारे पास में एक साल में 5 बार और लगातार 2 साल में, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी हो रहा है, ठीक है, तो हम निकालेंगे। अगर हमारे पास में हम 3 बार का ले लेते हैं, लेकिन अगर 3 साल से लगातार हो रहा है तो उसमें, तो ये कैटेगरी, इसमें भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है आज इन्फ्लामेशन हो गया निकाल देंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बचपन में कहीं ना कहीं टॉन्सिल हुए होंगे, लेकिन 1-2 बार होके फिर ठीक हो गया था। तो ये चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कौन से टॉन्सिल में सबसे ज्यादा होता है, वन बाय वन करके चलते हैं और टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें कि टॉन्सिलटोमी, अभी हम सिर्फ टॉन्सिलटोमी को डेफिनेशन देखेंगे, टॉन्सिलाइटिस की नहीं देखेंगे। टॉन्सिलाइटिस तो आपको समझ में आ गया, ठीक, वहां पे मैं बता रहा हूं अभी सिर्फ टॉपिक है हमारे पास में टॉन्सिलटोमी, उसी को हम देखेंगे। तो देखो, टॉन्सिलटोमी इज ए surgical removal of the palatine tonsils, which are two oval shaped lymphoid tissue located on either side of the oropharynx। बहुत, मैं तो कह रहा हूं पूरा कंक्लूजन ही इसमें दे दिया। क्या है देखो, टॉन्सिलटोमी क्या है, एक सर्जिकल रिमूवल है। किसका है दोस्तों? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए पैलेंटाइन टॉन्सिल। पैलेंटाइन टॉन्सिल का सर्जिकल रिमूवल जो होता है उसको बोलते हैं टॉन्सिलटोमी। क्या हो गया? टॉन्सिलटोमी एक सर्जिकल रिमूवल है। किसका? पैलेंटाइन टॉन्सिल का। पैलेंटाइन टॉन्सिल का जो है वो रिमूव करते हैं, या पैलेंटाइन टॉन्सिल को हम हटाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? टॉन्सिलटोमी कहते हैं। अब और वाले क्यों नहीं हटाते? उसका भी रीजन है। पहली बात तो और टॉन्सिल जो है वो इतने सीवियर नहीं होते, प्लस दूसरी चीज और टॉन्सिल जो है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते, तो इसकी वजह से उनको हटाते नहीं है। एक तो वो लार्ज नहीं होते, दूसरी चीज उनमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये टॉन्सिलटोमी जो है हमारे पास में एक सर्जिकल रिमूवल है। किसका? पैलेंटाइन टॉन्सिल का। विच आर टू ओवल शेप्ड। अब देखो, इसने पैलेंटाइन टॉन्सिल के बारे में बता दिया है कि पैलेंटाइन टॉन्सिल जो है वो ओवल शेप्ड होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं। कहां सैचुरेटेड होते हैं? लोकेटेड एज आइदर साइड ऑफ द ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स है, फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स के हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है हमारे पास में नेजोफेरिंक्स, ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास में ओरोफेरिंक्स, ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास में लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स, ये 3 फेरिंक्स। तो ये देखिए आप, मैं जैसे बताऊं कि ये जैसे हमारे पास में आदमी है, ये इसका फेस हो गया, ये इसका नाक आ गया, ये इसका माउथ आ गया, ये लो एक अच्छा सा माउथ हो गया, और ये लो इसकी, ठीक है, ये लो थोड़ा सा
ये लो, ये आदमी है। अरे ब्रेन नहीं बना, ब्रेन क्यों नहीं बना, ब्रेन तो बनना चाहिए, ये ब्रेन बन गया। अब देखो ये हमारे पास में फेरिंग्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स आ गया। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास में ओरोफेरिंग्स, ये हमारे पास में ऊपर की साइड में ये नाक से होके जाता है, ये हमारे पास में नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ये नेजोफेरिंग्स, और सबसे नीचे लेरिंग्स जहां शुरू होता है उसको हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में फेरिंग्स बचा कौन सा दोस्तों, पैलेंटाइन फेरिंग्स जो है वो कहां पे होता है, जो ओरोफेरिंग्स है वहां पे सैचुरेटेड होता है। अभी बता दूंगा, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैलेंटाइन फेरिंग्स ही है। पूरे फेरिंग्स पैलेंटाइन जो है वो टॉन्सिल है। तो ये हमारे पास में जो हो इसको रिमूव किया जाता है। तो टॉन्सिलटोमी क्या है, टॉन्सिलटोमी जो है वो एक हमारे पास में सर्जिकल रिमूवल है, किसका, पैलेंटाइन टॉन्सिल का, जो कि ओवल शेप्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लोकेटेड कहाँ रहते हैं, ओरोफेरिंग्स में दोनों साइड में। यहाँ पे ऐसे जैसे सामने करके अगर मैं दिखाऊं, ऐसे सामने करके दिखाऊं तो आपको वहां पे जो है वो दिखाई देंगे। ये हो गया हमारे पास में टॉन्सिलटोमी। अब देखिए आगे, it is one of the most common ENT, ear, nose, throat surgical procedure mainly performed to treat chronic and recurrent tonsillitis or obstructive symptoms due to enlarged tonsil। ये जो है वो हमारे पास में, यानी कि टॉन्सिलटोमी जो है वो ENT डिपार्टमेंट होता है, ईयर नोज थ्रोट, ENT डिपार्टमेंट का एक मेन प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स जितने भी हमारे पास में केस होते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 सर्जिकल केस हुए, उसमें हमारे पास में लगभग 40% या 50% तो यही होते हैं। एक डिजीज 40% कवर कर रहा है, बाकी डिजीज बाकी 60% कर रहा है, तो मेजर तो यही होगा। तो ये जो हमारे पास में टॉन्सिलटोमी जो है वो ENT, ईयर नोज थ्रोट का जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। और ये बेसिकली जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है, ट्रीट क्रोनिक एंड रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। जिस पर्सन को लंबे से या बार बार जो है वो हमारे पास में टॉन्सिलाइटिस होता है, उसमें ये जो है वो करते हैं। या फिर जो है वो टॉन्सिल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, टॉन्सिल इतना बढ़ जाए, इन्फ्लामेशन ज्यादा नहीं है लेकिन टॉन्सिल इतना बढ़ गया जिससे हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ही ब्लॉकेज होगी, तो उस कंडीशन में हम जो है वो टॉन्सिलटोमी करते हैं। ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन एक्यूरेट। अब फटाफट हम टॉन्सिल के बारे में देख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ द टॉन्सिल। आपको चारों के बारे में जो है वो नाम याद रखने हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो याद रखने हैं। तो मैंने पहले बताया था कि टॉन्सिल जो है बेसिकली हमारे पास में 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टॉन्सिल फॉर्मिंग वेल्डलेर रिंग्स, ठीक है। वेल्डलेर रिंग्स कौन सी होती है इसको हम ले लेते हैं। तो मैं एक इमेज ही ले लेता हूं ताकि जो है वो सारी चीजें क्लियर ही हो जाए। तो इमेज ये ले लेता हूं मैं, ये मेरे पास में बेस्ट रहेगी। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं ताकि सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर सकें। ये लो, मैं बाकी नाम भी नहीं रखना चाहता क्योंकि मुझे सिर्फ इमेज चाहिए होती। ये लो, ये हमारे पास में इमेज है, थोड़ा सा बड़ा हो गई, दिख रहा, ये लो, आई थिंक बहुत अच्छा दिख रहा। अब देखो ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, कि ये जो चीज देख रहे हो आप, ये जो है, मैं ब्लू कलर से ले रहा हूं, ये जो यहां पे रिंग बनती है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेल्डलेर रिंग्स। अगर वेल्डलेर रिंग्स को हम देखेंगे और उसमें हमारे पास में जो है वो 4 टाइप के जो है वो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलेंटाइन टॉन्सिल। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं और इन्हीं को रिमूव किया जाता है, 90% इन्हीं को रिमूव किया जाता है। बाकी टॉन्सिल जो है वो इतने बढ़ते भी नहीं है और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट नहीं करते, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते। मेनली पैलेंटाइन टॉन्सिल करता है। तो मैं कह रहा हूं 4 टाइप के हैं, टोटल में नहीं बता रहा हूं। अब जैसे टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल तो हमारे पास में ज्यादा होते हैं, जैसे पैलेंटाइन टॉन्सिल जो है वो 2 होते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल एनोडाइड वो भी हमारे पास में 2-3 होते हैं, लिंगुअल है वो हमारे पास में छोटे छोटे 3-4 होते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं पर 4 टाइप के हैं। कल को आप कहोगे कि सर ने बताया था कि 4 जो है वो टॉन्सिल होते हैं, 4 टॉन्सिल नहीं होते, 4 टाइप के टॉन्सिल होते हैं। समझ में आ गया। तो जैसे पैलेंटाइन टॉन्सिल कौन से होते हैं, लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ओरोफेरिंग्स कॉमनली रिमूव्ड इन टॉन्सिलटोमी। वही चीज कि ये जो हमारे पास में दोनों ओरोफेरिंग्स ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, ये हमारे पास में पैलेंटाइन टॉन्सिल ही होते हैं। और ये 2 होते हैं। एक तो क्या होता है कि ये ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और सबसे ज्यादा टॉन्सिलटोमी में इन्हीं को निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में पैलेंटाइन टॉन्सिल। सेकेंड आ गया हमारे पास में फेरिंजियल टॉन्सिल, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है, इसको एडिनोइड टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। ये देखो इमेज देखिए, दोनों व्यू आपको मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये रहा पैलेंटाइन टॉन्सिल कंप्लीट हो गया। कौन सा है, ये दोनों जो ईच साइड में है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पैलेंटाइन टॉन्सिल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्यूबल, वही तो हमने देखा, सॉरी फेरिंजियल टॉन्सिल, फोरेन टॉन्सिल, इसको एडिनोइड टॉन्सिल के नाम से भी जानते हैं। ये आ गया, ये भी हमारे पास में जो है फेरिंजी, ये रहा
फेरिंजियल जिसको एडिनोइड, ये हमारे पास में 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है, संख्या में हमारे पास में 1 प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड वन, ये फर्स्ट टॉन्सिल हो गया। टाइप बता रहा हूं, ये सेकेंड टाइप के टॉन्सिल हो गए। थर्ड आ जाता हमारे पास में, दैट इज का लिंगुअल टॉन्सिल, नाम से पता था लिंगुअल। लिंगुअल क्या होता है? जीभ। लिंगुअल किसको कहते हैं दोस्तों? जीभ को। तो ये देखो लिंगुअल, ये जो आपको टॉन्सिल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीभ नहीं दिखा रखी है, ये इसके पीछे नीचे की साइड में होता है। तो ये टॉन्सिल हो गया हमारे पास में लिंगुअल टॉन्सिल। और लास्ट आता है ट्यूबल, दोनों साइड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट आ गया ट्यूबल टॉन्सिल। तो 2 पैलेंटाइन टॉन्सिल होते हैं, 2 जो है वो हमारे पास में ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं, एक जो है वो फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सिल होता है, राइट। तो 4 टाइप के जो है वो हमारे पास में टॉन्सिल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टॉन्सिल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैलेंटाइन टॉन्सिल होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनलार्ज भी होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं में आती है, और इनमें प्रॉब्लम आने की वजह से ये हमारे पास में एयरवे को भी ये सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसीलिए। तो टॉन्सिलटोमी में 90% इन्हीं को जो है वो निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ब्लड सप्लाई, कि इनको जो है वो ब्लड सप्लाई कौन देता है। तो अगर आपको याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, मैं मोटा मोटी आपको बताता हूं कि आपको याद क्या रखना है। तो सबसे पहले टॉन्सिलर ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी, मेन तो जो है वो कौन सी देती है दोस्तों? टॉन्सिलर आर्टरी देती है। अब ये टॉन्सिलर आर्टरी टॉन्सिल को दे रही है, इसलिए नाम क्या दिया? टॉन्सिलर आर्टरी। टॉन्सिलर आर्टरी किससे बनती है? फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच है। अब ये फेशियल आर्टरी कहां से बनती है तो मैं बताता हूं दोस्तों, मोटा मोटी बता रहा हूं। ये हमारे पास में जैसे हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में हार्ट है, और ये हार्ट के जो है वो हमारे पास में 4 चेंबर हो गए, छोटे मोटे हो गए, ठीक है। ये हमारे पास में अरोटा है, राइट, ये अरोटा है, और ये आर्च ऑफ अरोटा बन गई। अरोटा से आपको बताए पहले सबसे पहले जो है वो कॉमन सेफेलिक आर्टरी निकलती है, राइट कॉमन सेफेलिक आर्टरी। ये फिर 2 में डिवाइड होती है, किस किस में? एक चली जाती है राइट राइट क्लेविकल आर्टरी में, और एक ऊपर चली जाती है राइट कैरोटिड आर्टरी में, राइट। और ये हमारे पास में चली जाती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और एक डायरेक्ट जो है वो लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी जो यहां से सप्लाई होती है। मतलब ये 3 चीजें, ये हमारे पास में राइट सिफिलिक आर्टरी जो कि हमारे पास में फिर 2 में डिवाइड होती है, कैरोटिड, और उसके बाद तो ये कैरोटिड आर्टरी फिर 2 में फिर से डिवाइड होती है। मतलब ये कैरोटिड आर्टरी सब क्लेविल तो यहां चली गई दोनों में, ठीक है। 2 हमारे पास में कैरोटिड आर्टरी बची, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, 2 कैरोटिड आर्टरी बची। ये 2 जो है वो कैरोटिड आर्टरी यहां पे आने के बाद 2 में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का सीधा सीधा हिसाब है, कहीं नहीं रुकती है, सीधा ब्रेन में चली जाती है, जो कि सर्किल ऑफ व्हील्स बनाती है। जो एक्सटर्नल आर्टरी है, दोनों इंटरनल चली गई, या ब्रेन में यहां पे आके ओपन हो जाती है। ये दोनों जो एक्सटर्नल आर्टरी बच गई हमारे पास में, ये दोनों एक्सटर्नल आर्टरी क्या करती है? फिर 6 आर्टरी में ब्रांचेज बनाते हैं, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलर आर्टरी, मैंडिबुलर आर्टरी, थायराइड आर्टरी, अलग अलग में। तो ये जो फेशियल आर्टरी ना, उसकी ब्रांचेज होती है टॉन्सिल आर्टरी। इतना याद रख लो, बहुत है। अगर ये भी याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद रखो कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, तो वो हमारे पास में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी ब्रांचेज हो जाती है। नेक्स्ट असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, वही हमारे पास में। देन डोर्सल लिंगुअल आर्टरी जो हमारे पास में जीभ को सप्लाई देती है, एंड पैलेंटाइन ब्रांचेज ऑफ मैक्सिलर आर्टरी। मैक्सिलर आर्टरी बताया था मैंने, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है मैक्सिलर आर्टरी। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है? ये जरूर याद रखना, नर्व सप्लाई होती है हमारे पास में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, दैट इज कॉल्ड 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, उसके द्वारा जो है वो सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्रेनियल नर्व भी मैंने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझा रखी है, वहां पे आप देख लेना बहुत अच्छे ट्रिक से। ओ तेरी तो आज फिर गए वही गंदे वाली सब्जी है, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, देखना एक बार क्रेनियल नर्व मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रिक्स में समझा रखा है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलटोमी। अब हमने ये तो कह दिया कि टॉन्सिलटोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, लेकिन क्या इंडिकेशन है, कौन किस कंडीशन में हम जो है वो टॉन्सिल को निकालेंगे? मन किया निकाल दिया? नहीं, कुछ इंडिकेशन है, ध्यान रखना। इंडिकेशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार। पहली चीज हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, अगर हमारे पास में इन्फ्लामेशन होता है टॉन्सिल के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको निकालते हैं। लेकिन अगर एक बार इन्फ्लामेशन हुआ आप निकाल दोगे? नहीं। 2 बार हुआ? नहीं। 5 बार हुआ? नहीं। कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जब हमें टॉन्सिल को रिमूव किया जाता है? तो ये आता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। मतलब हमने ये तो कह दिया कि टॉन्सिलाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा हमारे पास में टॉन्सिल में, उस कंडीशन में हम जो है वो टॉन्सिलटोमी करते हैं। लेकिन कितना इन्फ्लामेशन? तो तीनों जो है वो याद रखना। तीनों कौन कौन सी? पहली चीज, मोर देन 7 एपिसोड्स इन ए ईयर, एक साल में अगर 7 बार से ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाए टॉन्सिल का, समझ में आ रहा है?
एक साल में 7 बार या 7 बार से अधिक जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्लियर? वेरी गुड। इतना आप याद रखो कि टॉन्सिलाइटिस में हम जो है वो टॉन्सिलटोमी करते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास में पहली कंडीशन आ गई, अगर 7 या 7 बार से अधिक बार जो है वो हम जो है वो करते हैं, तो ये आ गया। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोर देन 5 एपिसोड्स पर ईयर एंड 2 कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 2 साल से, जैसे इस साल भी और अगले साल भी मोर देन 5 एपिसोड्स आ गए पर ईयर, एक साल में 5 या 5 बार से अधिक बार एपिसोड आए और 2 साल लगातार आए। एक बार 5 बार आ गए, अगली बार नहीं है, तो भी आप नहीं करोगे। समझ में आ गया? अगर 6 बार आ गए लेकिन अगली बार नहीं आओगे, तो आप नहीं करोगे। अगर लगातार 2 सालों तक आ रहे हैं, तो फिर 5 तक भी अगर हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो रहा है लेकिन 2 साल लगातार हो रहे हैं। तीसरी चीज आती है 3 एपिसोड्स पर ईयर एंड 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 एपिसोड या 3 एपिसोड से ज्यादा बार जो है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है टॉन्सिल के अंदर और 3 साल से लगातार हो रहा है, तो फिर आप टॉन्सिलटोमी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। ये छोटी छोटी चीजें ही जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास में काम आती। पढ़ाते सभी हैं, कोई टीचर गंदा नहीं पढ़ाता है देखा जाए, लेकिन उसमें हमारे पास में रास्ता क्या है, जो एक्चुअल रास्ता बताए, वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे तो आप हम टॉन्सिलटोमी कर देते, मैंने आपको जो है वो यही नहीं बताता, सिंपली ये बताता था कि टॉन्सिलटोमी जो है वो हमारे पास में टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में की जाती है, आप मान भी लेते, लेकिन कैसे कैसी कंडीशन में। नेक्स्ट आता हमारे पास में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हुआ है, टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हुआ है, लेकिन इन्फ्लामेशन बेसिकली ये जो है वो 5 या 7 दिन रहता है, लेकिन किसी को इन्फ्लामेशन हुआ 1.5 महीना हो गया, 2 महीना ही हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम जो फिर निकालेंगे, क्योंकि 2-2 महीने का टॉन्सिल हो गया तो हम फिर 5 या 7 बार का वेट नहीं करेंगे। एक बार टॉन्सिलाइटिस हुआ, वो 2 महीने रुक गया, एक बार टॉन्सिलाइटिस हुआ 2 महीने रुक गया, तो 7 बार तो हो ही नहीं सकता। महीने में, साल में जो हो महीने ही 12 होते हैं, तो एक ही 2 महीने रुक गया तो 6 ही हो सकते हैं लास्ट, अगर वो लंबे पूरे 12 महीने तक इन्फ्लामेशन रही तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कार क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में होता है हमारे पास में परसिस्टेंट सोर थ्रोट, हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रेथ आती है उसमें, एंड इनलार्ज क्रप्टिक टॉन्सिल एंड डिब्राइड्स। अगर हमारे पास में लंबे समय तक जो है वो टॉन्सिल इन्फ्लामेशन रहेगा, तो हम जो है वो टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेरिटोन्सिलर एप्सिस, जिसको हम क्विंसी बोलते हैं, मतलब वहां पे जो है वो हमारे पास में एप्सिस बन गया, मवाद बन गई, फोड़ा बन गया। रिकरेंट और अनसोल्ड एप्सिस, बार बार जो है वो एप्सिस बन गया, और एप्सिस भी ऐसा बना कि ठीक ही नहीं हो रहा। अब एप्सिस ऐसा बना तो उसमें हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, उसमें भी हम जो है वो टॉन्सिलटोमी करते हैं, फिर हम 5 या 7 बार का वेट नहीं करेंगे। क्विंसी, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम, क्विंसी कहाँ पे होती है, तो अगर कहाँ पे एप्सिस बन जाए, जहां पे हमारे पास में जो है फोड़ा बन जाए, जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स इन द सेंस कि चलो इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, ठीक है, या हल्का फुल्का इंफ्लेमेशन है, लेकिन वो हमारे पास में टॉन्सिल जो है वो अपनी साइज में बढ़ता रहा, बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ने के बाद में हमारे पास में क्या हुआ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, श्वास लेने में ही दिक्कत आ गई, तो हम करेंगे करेंगे वे श्वास लेने में दिक्कत आ गई तो टॉन्सिल को निकालना ही पड़ेगा, फिर हम 5 या 7 बार का वेट नहीं करेंगे। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू इनलार्ज टॉन्सिल, स्नोरिंग होता है, स्लिप एपनिया होता है, डिस्फेजिया हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास में टॉन्सिल जो है वो इतना इनलार्ज हो जाए जिसकी वजह से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया या डिस्फेजिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सस्पेंशंस ऑफ मैलिग्नेंसी। हमें जो है वो ऐसा डाउट है कि यार कोई ना कोई कैंसर है, तो फिर हम वेट नहीं करेंगे 1-2 साल का। मान लो हमारे पास में जो टॉन्सिल है वो एसिमेट्रिकली जो है वो इनलार्ज हो रहा है, ये वाला टॉन्सिल, मान लिए राइट वाला टॉन्सिल जो है वो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर का है, लेफ्ट वाला टॉन्सिल जो है वो हमारे पास में 8 सेंटीमीटर का है। अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे ना, इन्फ्लामेशन होगा दोनों में बढ़ेगा। अगर एसिमेट्रिकली उसमें इनलार्जमेंट होगा, एसिमेट्रिकली जो है वो टॉन्सिल का इनलार्जमेंट होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो हो, मतलब कह सकते हैं कि यार मेलिग्नेंसी है, और मेलिग्नेंसी है तो आपको पता ही है कि उसमें तो हम टॉन्सिल को रिमूव करेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में टॉन्सिल टॉल्थ, मतलब टॉन्सिल के अंदर स्टोन हो जाए, ये भी ध्यान रखना। जैसे रीनल स्टोन होता है, जैसे हमारे पास में गोल ब्लेडर के अंदर स्टोन होता है, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास में
टॉन्सिल के अंदर जो है वो स्टोन हो जाए, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलिथोसिस। टॉन्सिलिथोसिस या टॉन्सिलिथोसिस मतलब टॉन्सिल के स्टोन बन जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, कोजिंग रिकरेंट इन्फेक्शन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर वहां पे टॉन्सिल हो गए, वहां पे जो है वो हमारे पास में स्टोन फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो निकालेंगे। ये ध्यान रखना, इंडिकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टॉन्सिलटोमी, ये तो आपको पता है डेफिनेशन कि टॉन्सिल को रिमूव करना टॉन्सिलटोमी कहलाता है। लेकिन टॉन्सिल को रिमूव कब करते हैं? पहली चीज, बार बार अगर टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, और बार बार इन्फ्लामेशन भी कौन सा, अगर 1 साल में 7 बार से ज्यादा, अगर हमारे पास में 5 बार से ज्यादा लगातार 2 सालों तक, और 3 बार या 3 बार से अधिक 3 सालों तक लगातार हो रहा है, तो उसमें हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, टॉन्सिलटोमी करते हैं। सेकंड आ गया क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब किसी को लंबे समय तक जो है वो इन्फ्लामेशन है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, लंबे समय तक जो है वो इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं, टॉन्सिलटोमी करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेरिटोनल एब्सिस, मतलब वहां पे फोड़ा बन जाए, क्यूंसी बन जाए, उस कंडीशन में हम टॉन्सिलटोमी करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, मतलब टॉन्सिल इतना बड़ा बन गया है जिससे हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज हो चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज हो चुका है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि फिर तो टॉन्सिल निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैलिग्नेंसी, हमें सस्पेक्टेड हो कि यार कहीं ना कहीं जो है वो कैंसर है, मतलब टॉन्सिल जो है वो इस तरीके से इनलार्ज हो चुका है कि वहां पे जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, मैलिग्नेंसी हो सकती है। और लास्ट आ सकता है कि अगर वहां पे टॉन्सिल स्टोन हो, टॉन्सिलिथिसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास में टॉन्सिल के अंदर स्टोन हो तो हमें उसमें भी निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास में कुछ इंडिकेशन है टॉन्सिलटोमी के। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। भाई अब ये भी बड़ी चीज है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो हम नहीं निकालते? तो इसके अंदर दो हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन चलेगी। एक चलेगी हमारे पास में एब्सोल्यूट, और दूसरी चलेगी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली, मतलब उसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है भाई इसमें तो एन केन प्रकार कभी नहीं निकालते, कभी नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब ऐसी अगर कंडीशन होगी तो नहीं निकलेंगे। रिलेटिवली में हम क्या करते हैं दोस्तों, रिलेटिवली में हम ये है कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे करके जो है वो कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ऐसी अगर बच्चे के अंदर कंडीशन है तो उस कंडीशन में तो हम कभी भी जो है वो टॉन्सिल नहीं निकालेंगे, फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही उसको ठीक करेंगे। तो कौन कौन सी है वो कंडीशन? पहली चीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे क्लाइंट जो है वो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, ऐसा बच्चा या ऐसा कोई क्लाइंट जो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड जो है वो जल्दी से क्लोट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कभी भी टॉन्सिलटोमी नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी जो है वो हमारे पास में अगर गड़बड़ हुई तो ब्लड बहुत लॉस हो जाएगा, प्लस वो ब्लड सीधा सीधा जो है वो कभी भी लॉस हो सकता है, और ब्लड सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। जैसे हमें है कि अब हम सर्जरी का प्लान कर लिए, जैसे किसी बच्चे को बार बार जो है वो हिस्ट्री ले ली कि यार ये जो है वो इसको बार बार जो है वो टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, या हमने हिस्ट्री ले ली कि यार इसके जो है वो टॉन्सिल के अंदर स्टोन है, या हमारे पास में ऐसा लगता है कि यार ये इसिमेट्रिकली तरीके से जो है वो इनलार्ज हो रहे हैं। सब चीजें हमने देख ली, इंडिकेशन हमने देख लिया कि यार इंडिकेशन है इसको टॉन्सिल निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे टॉन्सिल की डेट आई, जैसे हमने कहा कि यार इसको जो है वो 2 दिन बाद निकालेंगे, या हमने इसकी डेट दे दी 1 दिसंबर को कि 1 दिसंबर को हम जो है वो इसकी टॉन्सिल निकाल देंगे। अब 1 दिसंबर को ही जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया, एक्यूट इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ द सर्जरी, जिस दिन सर्जरी करनी है वहीं पे उस दिन उसको इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार हमने तो डेट बहुत पहले से दी हुई है, डेट पहले से दी हुई है लेकिन अभी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है ना, तो हम नहीं निकालेंगे। और लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड सीवियर एनीमिया या सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सीवियर एनीमिया है, अब सीवियर एनीमिया है तो वहां पे भी ब्लड की तो दिक्कत आएगी। तो अगर सीवियर एनीमिया है या सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो कभी भी टॉन्सिलटोमी नहीं करते हैं। तो ये तीनों चीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एक्यूट इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ द सर्जरी एंड सीवियर एनीमिया में नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सेंस कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके, या जैसे मान के चलिए कि हमें टॉन्सिल निकालना ही निकालना है, तो बेसिकली हम करते हैं कि अगर ये किसी को डिजीज है, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है
ये कुछ कंडीशन है कि इस कंडीशन में हम जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। जैसे ये कंडीशन है, कोशिश करते हैं कि यार हम टॉन्सिल ना निकालें, लेकिन अगर मान के चलिए कि टॉन्सिल नहीं निकालेंगे लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम चाहते हैं जैसे कोई बच्चा 3 साल से छोटा है, 3 साल से छोटे बच्चे में हम टॉन्सिल नहीं निकालते हैं, टॉन्सिलाइटिस है, उसको सारी चीजें हैं, बट डॉक्टर ये कहता है कि यार 1-2 साल वेट कर लो, उसको 4-5 साल का होने दो, फिर हम इसकी सर्जरी कर देंगे। लेकिन मान के चलिए एज 3 साल से कम ही है, लेकिन वो टॉन्सिल इतना बढ़ गया है कि उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, फिर तो निकालना ही पड़ेगा, फिर तो मजबूरी हो गई ना, फिर हम वेट नहीं कर सकते। मान लो कोई कार्डियक सर्जरी से सफर कर रहा है कोई बच्चा, उसमें हम चाहते हैं कि टॉन्सिल ना निकालें, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास में मेलिग्नेंसी होगी, मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन जो है वो टॉन्सिल इनलार्ज हो गया, एक टॉन्सिल बहुत ज्यादा हो गया, एक कम हो गया, मतलब कैंसर वाली कंडीशन आ गई, तब तो हम निकालेंगे। वो चीज हो गई हमारे पास में रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कुछ ऊपर नीचे करके जो है वो हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट, मतलब रिस्क ऑफ वेलोफेरेंजियल इनसफिशियंसी। ठीक है, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट है तो उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट पुअर एनेस्थेटिक रिस्क, जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स है, पल्मोनरी डिजीज है, जहां पे हमारे पास में एनेस्थेसिया के रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया पीएससी करने के लिए हाँ नहीं करा, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट एज बिलो 3 ईयर्स, अगर बच्चे की एज जो है वो हमारे पास में 3 साल से कम है तो उसमें हम नहीं करते, लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम कोई और आ गई, जैसे मेलिग्नेंसी कंडीशन आ गई, तो हम करेंगे ही करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉकेज हो गया तो हम करेंगे ही करेंगे। स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया तो हम करेंगे ही करेंगे। ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बच्चे को जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, बच्चा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टॉन्सिलटॉमी जो है वो मैक्सिमम 95% जो है वो किस में की जाती है दोस्तों, बच्चों में की जाती है, 15 साल से छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। अब आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पहली चीज हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, उसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, कितने टाइम तक जो है वो टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, कितनी बार हो चुका है, कैसे कैसे हो चुका, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आती है स्नोरिंग, अगर बच्चा जो है वो स्नोरिंग कर रहा है, ठीक है, खर्राटे मार रहा है, तो भी हम जो है वो भी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डिफिकल्टी स्वेलिंग, वो भी हम देखते हैं कि क्लाइंट को जो है वो खाना निगलने में जो है वो दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा पेन आ रही है, उसको भी हम जो है वो नोट करते हैं। ये सारी चीजें हमें जो है वो आगे इंफॉर्मेशन देती है कि यार इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है या नहीं है, तो इसमें हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, स्नोरिंग एंड डिफिकल्टी स्वेलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, पीटीएनआर, ये सारी चीजें हम देखते हैं। कोई भी अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो ये सारी चीजें तो जो है वो देखी जाती है। सीबीसी में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितना है। ब्लीडिंग टाइम, कोई भी सर्जरी करते हैं तो बीटीसीटी, आपने नाम सुना होगा, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम, कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको बताए। अगर यहाँ बताएंगे तो और लंबी क्लास हो जाएगी। आपको बताइए वही टेस्ट ट्यूब वाला जो मैंने बताया था कि हम जैसे जो है वो पिंच करते हैं, देन स्वैप करते हैं, वो हमारे पास में ब्लीडिंग टाइम, देन उसको हमने जो है वो कैपिलरीज के अंदर ले लिया, फिर हम उसका क्लोट देखते हैं, वो आ गया क्लोटिंग टाइम। पीटीएनआर, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। एंड रूल आउट ऑफ इन्फेक्शन, जो भी हमारे पास में जो है वो क्या है दोस्तों, रूल आउट करते हैं कि इसको इन्फेक्शन है या नहीं है। सर्जरी पोस्टपोन्ड इफ एक्यूट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या था कि कोई भी बच्चा जो है वो हमारे पास में क्या है, कोई भी बच्चा जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, अगर हमने जैसे डेट डिसाइड कर दी, अगर उस टाइम पे इन्फेक्शन है तो उस टाइम हम नहीं करते, तो इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्री ऑपरेटिव फास्टिंग। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो लगभग 6 से 8 घंटे पहले जो है वो उसको प्री ऑप में रखा जाता है। प्री ऑप इन द सेंस फास्टिंग की कंडीशन में रखा जाता है ताकि कोई किसी प्रकार के वोमिटिंग ना हो। देन उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब हो गया कि हम कंसेंट फॉर्म जो है वो लेते हैं, कंसेंट फॉर्म जो है वो हम लेते हैं। देन एक्सप्लेन प्रोसीजर्स एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उन सब चीजों को जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है। देन ये हो गया हमारे पास में इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम लेते हैं।
लास्ट आ गया प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन मतलब जो भी हमें जो है वो सर्जरी से पहले देनी होती है, जैसे एंटीबायोटिक टेस्ट हम करते हैं, माइल्ड सेडेटिव जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो ये हम करते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। कोई भी सर्जरी है उसमें आप करते हो सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या दिक्कत है, स्वेलिंग में है या नहीं है। देन लेबोरेटरी टेस्ट में सीबीसी, बीटीसीटी, पीटीआईएनआर वो काउंट करते हैं। इन्फेक्शन है या नहीं है उसको रूल आउट करते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम सर्जरी को पोस्टपोन कर देते हैं, इन्फेक्शन नहीं है तो हम फिर सर्जरी करेंगे। देन उसके बाद प्री ऑपरेटिव फास्टिंग, एनपीओ पेशेंट को जो है वो रखा जाता है। एनपीओ जो है वो लगभग जो है वो हमारे पास में 8 से 10 घंटे जो है वो रखा जाता है। देन इन्फॉर्म कंसेंट, कोई भी सर्जरी होते हैं तो कंसेंट हम लेते हैं, तो उसमें हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे पास में सर्जरी होगी और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एंड प्री मेडिकेशन जो सर्जरी से पहले दी जाती है, जैसे जाइलोकेन टेस्टिंग भी की जाती है, एंटीबायोटिक भी की जाती है, सेडेटिव भी दिया जाता है, वो सारी चीज़ें। अब आ जाता है हमारे पास में प्रोसीजर। बहुत बार क्वेश्चन जो है वो इनसे भी आता है। अब प्रोसीजर भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग टाइप के इसके प्रोसीजर हैं, वन बाय वन करके लेते हैं, देन इसको पढ़ते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना प्रोसीजर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको देखने से ही पता चल जाएगा, या मैं कहूँगा कि इस तरीके से चीज़ों को छोटे से बड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन बड़े से छोटा करना बड़ी मुश्किल है। अब जैसे टाइप ऑफ टॉन्सिलटॉमी है। टॉन्सिलटॉमी जो है वो हमने ये तो देख लिया कि हम टॉन्सिल को रिमूव करते हैं, लेकिन कैसे कैसे रिमूव करते हैं, कौन कौन से मेथड से रिमूव करते हैं, वो आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ टॉन्सिलटॉमी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एक लाइन लिखी है सब में, ये देखिए इसमें एक लाइन, इसी में भी एक लाइन, इसी में भी एक लाइन। तो छोटी चीज से बड़ा करना जो है वो हमारे पास में आसान है, लेकिन बड़ी चीज से छोटा करना जो है वो मुश्किल है। तो वन बाय वन करके टॉपिक लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में कोल्ड डिसेक्शन मेथड। कोल्ड डिसेक्शन का मेथड मतलब काट के उसको अलग करना, वो हो गया डिसेक्शन। और कोल्ड का मतलब, अब कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पे बर्फ लगा दी है, वो कोल्ड नहीं है। जैसे कोल्ड स्टरलाइजेशन नहीं है, एक होता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टरलाइजेशन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए फिजिकल स्टरलाइजेशन होता है। एक होता है हमारे पास में कोल्ड स्टरलाइजेशन, जिसको केमिकल स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो कोल्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम ठंडी चीजें, वो क्रायो होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। अब अगर हम कहीं पे भी किसी भी प्रोसीजर में बात करें, कोल्ड में बात करें, तो कोल्ड में कोल्ड वो नहीं होता। कोल्ड का मतलब होता है वहां पे हीट नहीं है। कोल्ड का मतलब ठंडी चीज नहीं है, बल्कि वहां पे हीट नहीं है, वो कोल्ड में आएगा, राइट। हाँ, अगर वहां पे बर्फ की बात आएगी, आइस की बात आएगी, तो फिर क्रायो आएगा वर्ड, क्या आएगा, क्रायो सर्जरी। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो कोल्ड डिसेक्शन का मेथड का मतलब हो गया वहां पे हीट नहीं है, बस इतना याद रखो। कोल्ड डिसेक्शन का मतलब हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, राइट, ये चीज ध्यान रखना। वैसे कोल्ड का मतलब होता है गर्मी नहीं है, मतलब हीट नहीं है। अगर वैसे आइस की बात करेंगे, कोल्ड की बात करेंगे, तो उसमें हम फिर क्रायो लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, क्रायो लेंगे, क्रायो ले। तो देखो कोल्ड डिसेक्शन मेथड मतलब ये सबसे मेन होता है, ट्रेडिशनल है। टॉन्सिल डिसेक्शन यूजिंग स्कालपेल एंड स्नेयर, यानी कि चाकू की सहायता से, स्कालपेल की सहायता से काटते हैं और उसको रिमूव किया जाता है। ये हो गया कोल्ड डिसेक्शन मेथड। कोल्ड डिसेक्शन मतलब हमने यहाँ पे हीट काम में नहीं ली है, कोई कोटरी काम में नहीं ली है, हमने ठंडे तरीके से काट के उसको निकाल दिया, टॉन्सिल को काट के निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड डिसेक्शन मेथड। अगर हम आइस यूज करते तो फिर क्रायो सर्जरी आता। ये पहला मेथड आ गया कोल्ड डिसेक्शन मेथड। सेकेंड आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकोटरी मेथड। इसको हॉट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें कोटरी यूज ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट यूजिंग टू यूज रिमूव एंड कोटराइज टिश्यू। आपने देखा होगा ओटी के अंदर ये जो है वो कोटरी होती है, इसके अंदर एक कट आता है, एक कोगुलेशन आता है, दो बटन आते हैं, ठीक है, और कोटरी की सहायता से जो है उसको हटाया जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकोटरी मेथड्स। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोब्लेशन टॉन्सिलटोमी। कोब्लेशन टॉन्सिलटोमी में क्या करते हैं हम दोस्तों, प्लाज्मा एनर्जी एट लो टेम्परेचर, लेस पेन, लेस ब्लीडिंग। आजकल इसको बहुत यूज में लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास में जैसे कोटरी वाली चीज आती है, लेकिन ये जो हमारे पास में प्लाज्मा फील्ड वाला आता है, बिल्कुल पेन, इस पेन जैसा, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में कम रखा जाता है, इसके अंदर पेन भी कम होता है और ब्लीडिंग भी जो है वो कम होती है, और इसमें हम कोलिब्रेशन करते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। ये हो गया हमारे पास में कोलिब्रेशन टॉन्सिलटोमी। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ रहा है कि सबसे लेस पेन और सबसे लेस ब्लीडिंग किसके अंदर होती है, तो दोस्तों कोब्लेशन टॉन्सिलटोमी के अंदर होती है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास में कोल्ड टॉन्सिलटोमी होता है।
क्लियर। सबसे कॉमन की बात करें तो सबसे कॉमन तो जो है वो हमारे पास में कोल्ड डिसेक्शन होता है, और सबसे कम दर्द और सबसे कम ब्लीडिंग जो है वो किस में होती है, तो कोब्लेशन टॉन्सिलोटोमी में होती है। थर्ड हो गया। फोर्थ आ जाता है हमारे पास में लेजर टॉन्सिलोटोमी। आजकल इसको भी जो है वो यूज में लेने लगे। लेजर की सहायता से जो है वो वहां पे टिश्यू को जो है वो फिनिश किया जाता है। लेजर यूज टू वेपराइज टिश्यू, उन टिश्यू को डैमेज करने के लिए लेजर काम में लेते हैं, वो आ गया हमारे पास में लेजर टॉन्सिलोटोमी। क्लियर है, लेजर की सहायता से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्रायो सर्जरी। देखो मैंने कहा था ना आइस की बात आएगी मतलब क्रायो आएगा। तो क्रायो सर्जरी में क्या था, फ्रीजिंग द टॉन्सिलर टिश्यू। जो टिश्यू है, जो टॉन्सिल वाले टिश्यू है, उनको फ्रीज कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है जमा के। भाई फ्रोस्ट बाइटिंग होती है, आपने देखा होगा। अब आप कहोगे कि सर जमाने से कोई टिश्यू डैमेज होता है? बिल्कुल होता है। बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो बहुत सारे फौजी जो है वो फ्रोस्ट बाइट के शिकार हो जाते हैं। ठंडे से भी जलता है, गर्म पानी से ही नहीं डलता, ठंडी चीज से भी जो है वो जला जा सकता है। वो आ गया हमारे पास में क्रायोसर्जी, मतलब फ्रीजिंग ऑफ टॉन्सिलर टिश्यू। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेप। स्टेप की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेप में मतलब कैसे कैसे जो है वो हम करते हैं, तो स्टेप बहुत ईजी है। अब स्टेप में भी जो है वो ईजी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। वन बाय वन करके जो मैं लूंगा और सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। तो वैसे मैंने डायग्राम यहाँ पे लिए नहीं है, लेकिन मैं सारे डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे लूंगा और बताऊंगा। तो मैं पहले ऐड कर लेता हूँ एक दो पेपर, ताकि चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से समझाया जा सके। प्रोसीजर की बात करते हैं तो वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में प्रोसीजर आया निकल के, दैट इज कॉल्ड पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थेसिया यूजुअली एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन। देखो टॉन्सिल वाली सर्जरी हो रही है तो उसमें हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। और सर्जरी होती है, पैर की सर्जरी होती है तो हम स्पाइनल वाले से काम चल जाता है, ठीक है। और अगर छोटी सर्जरी हम तो लोकल से भी काम चल जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास में दोस्तों कौन सी देते हैं, इसके अंदर हम जो है वो जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा समझना है तो एनेस्थेसिया की क्लास मैंने ली है। एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया एंड लोकल एनेस्थेसिया एंड स्पाइनल एनेस्थेसिया, तीनों एनेस्थेसिया के बारे में मैंने बता रखा है। लोकल एनेस्थेसिया के अंदर तो क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है। मतलब कोई क्लाइंट जो हो वो एनेस्थेसिया में चला गया तो सेंसेशन तो होगा ही नहीं, बट कॉन्शियसनेस भी नहीं, तो वो बेहोश पड़ रहा था, सर्जरी कर दो आप चुपचाप, राइट। सेकंड आता है हमारे पास में लोकल या स्पाइनल। स्पाइनल में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, उसको सेंसेशन नहीं होता है, लेकिन वो कॉन्शियस रहता है, उसको पता रहता है, पता इन द सेंस कि हाँ ये है, डॉक्टर है, ये है, वो देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। वो हो गया लोकल या स्पाइनल। और डिटेल से समझना वहां पे समझिए, क्योंकि उसको हम यहाँ पे अब नहीं समझा सकते। तो सबसे पहले पेशेंट को किसके अंदर लिया दोस्तों, जनरल एनेस्थेसिया के लिए लिया, और एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन, ईटी डाल दी और उसका इंट्यूबेशन कर दिया। देन उसके बाद माउथ ओपन विथ बोयल्स डेविस माउथ गोज के द्वारा माउथ को ओपन किया था। अब ये बोयल डेविस जो है वो क्या होता है, इसको हम लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास में माउथ बोयल्स, ये लो, क्लियर है, दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा बनाए, ये लो। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हमारे पास में सिंपली है, यहां पे जो है वो हमारे पास में माउथ, ये अपर माउथ पे रखा था यहां पे, ठीक है, और ये नीचे की साइड में, और इसके द्वारा जो है माउथ यूं खुल जाता है, कैसे हुआ, इस तरीके से, ठीक है। पूरा माउथ, माउथ के अंदर ये फंसा दिया जाता है। अब हमें आराम से, अगर वैसे फंसाते, ऐसे लगा के फंसाते, तो बीच में अगर ये इसको घुमा के नहीं लेते तो ये बीच में आ जाता, बीच में आ जाता, हम सर्जरी कैसे करते। तो इसलिए हर जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ना वो इस तरीके से, ये अपर माउथ पे, फिर ये घूम के राड यूं आ जाते हैं, एच आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बोयल डेविंस माउथ गोज। क्लियर है। इमेज बेस पे भी मैंने कहा था ना क्वेश्चन पूछाते हैं, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉन्सिल ग्रैब्ड विथ टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स। जो हमारे पास में टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप आती है, उससे हम उस टॉन्सिल को पकड़ लेते हैं, ग्रैब्स कर लेते हैं। अब टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप कैसे आती है, जैसे चिटल फोर्सेप नहीं आती मुड़ी, वैसे आती है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग आती है। कैसे, इसको हम ले लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास में आ गई, दैट इज कॉल्ड, देखो क्रॉप करके लेते हैं, ये हो गया, ये लो, ये हो गई, क्लियर। ये हो गया हमारे पास में टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। जैसे चिटल फोर्सेप की तरह मुड़ी हुई तो है, लेकिन ये हमारे पास में जो हो वो इस तरीके से, जो हमारे पास में फोर्सेप होती है, चिटल फोर्सेप होते हैं, उसका मुंह तो बिल्कुल जो है वो चिटल की तरह होता है, चील की चोंच की तरह होता है, लेकिन इसमें ये जो हो मुंह
टेढ़ापन देके ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेढ़ापन देके आप इसको ये मत समझ लेना कि ये चिटिल फोर्सेप है, ठीक है। चिटिल में हमारे पास में मुंह जो हो बिल्कुल चील जैसा होता है और इसके अंदर जो हो बिल्कुल ओपन जैसा होता है, जिसमें हम टॉन्सिल को होल्ड करते हैं। टॉन्सिल देखा, उसको होल्ड कर दिया। अब ये टेढ़ा क्यों है, उसका भी रीजन है। जैसे मान लो ये टॉन्सिल है, तो अगर सीधी जाएगी तो सर्जन को दिक्कत आएगी। ये इस तरीके से आ जाती है, जैसे ये टेढ़ी है और उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक। तो ये ऐसा आता है, ये हमारे पास में आ गई, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। देन उसके बाद इंसिजन मेड अलोंग द एंटीरियर पिलर। एंटीरियर पिलर में हम इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, सामने की साइड में जो है वो इंसिजन लगाते हैं। एंड टॉन्सिल डिसेक्शन फ्रॉम द बेड यूजिंग मोल्स डिटेक्टर। मोल्स या मोल्सन डिटेक्टर के डिसेक्टर के द्वारा जो है उसको ओपन किया जाता है। कैसे? यानी कि पहले हमने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद आपने अगर सर्जरी देखी हो तो आर्टरी की सहायता से उस टिश्यू को ओपन किया जाता है। इसमें हम मिलोनसन जो है वो डिसेक्शन काम में लेते हैं। वो क्या होता है, बिल्कुल उसमें इस तरीके से दांते होते हैं, इस तरीके से होता है। जैसे दबाओगे तो वो यूं करेगा, यूं करेगा, तो उससे हम आसानी से जो है वो उस टॉन्सिल को ओपन कर सकते हैं। देखो इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रहा, थोड़ा बड़ा ही बन गया, छोटा ले लेते हैं। ये लो, छोटा भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया। ये है हमारे पास में। अब इसमें क्या आता है दोस्तों, हमने ये देखो दोनों जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं, ये इस तरीके से आता है, ठीक। अब हमने क्या क्या कट लगा दिया, कहीं पे भी कट लगाया, कट लगाने के बाद यूं फंसाया और यूं खोल दिया, तो हमें टॉन्सिल आसानी से दिख जाएगा, हम उसको आराम से निकाल देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिल डिसेक्शन। टॉन्सिल को जो है वो डिसेक्शन करेंगे फ्रॉम मिल्सन डिसेक्टर के द्वारा। देन उसके बाद प्रीडिस्कल कट विथ टॉन्सिल स्नेयर। टॉन्सिल स्नेयर पे कट लगा के उसके बाद उसको रिमूव कर लिया जाता है। एंड हीमोस्टेसिस अचीव्ड बाय प्रेशर एंड लाइगेशन। हीमोस्टेसिस अचीव किया था। हीमोस्टेसिस क्या है, ये देखो, एक होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस होता है ब्लड को क्लोट रखना, तो हम जो है वो हीमोस्टेसिस करते हैं, ब्लड को जो है वो क्लोट रखते हैं। किसके द्वारा? या तो हम प्रेशर लगाए या लाइगेट कर दे, वहां पे जो है वो बांध दे, ठीक है, टांका लगा दे। हमें एन के एन प्रकार वहां पे ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल करनी है, तो हम हीमोस्टेसिस जो है वो अचीव करते हैं। किसके द्वारा? प्रेशर या लाइगेशन के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड। सेम प्रोसीजर हम अपोजिट साइड रिपीट करेंगे। अपोजिट साइड में क्या करेंगे, वही हमारे पास में जो हमने जो है वो बोइस ड्यूएंस माउथ गोज लगाया था, वो अब इस साइड में लगा देंगे, वहां से ओपन रखेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम वही चिटल फोर्सेप जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप थी, उसको हम पकड़ के रखेंगे, वही कट लगाएंगे, वही डिसेक्ट लगाएंगे, वैसे ही जो है वो हम उस टॉन्सिल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में स्टेप। ये स्टेप इस तरीके से करते हैं। और बेसिकली जो मैंने आपको स्टेप बताई वो हम कोल्ड में करते हैं, लेजर में ये सब चीजें नहीं करते हैं। लेजर में क्यों करेंगे, डायरेक्ट लेजर डालेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। तो वो चीजें कोटरी में हमें किसी चीज के डायरेक्ट कट 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 करके उसको जो है वो खत्म कर दिया, राइट। तो ये जो स्टेप मैंने बताई वो आपको मैंने कोल्ड टॉन्सिलटोमी की बताई है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, आप सबकी नहीं बताएंगे, सेम चीज ये है, हमें टॉन्सिल निकालना है, कैसे भी निकालो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप क्या क्या ध्यान में रखोगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम पोजीशन की, तो ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, साइडलाइन पोजीशन दी जाती है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ ब्लड एंड सिक्रेशंस। हमेशा उस बच्चे को या जिसकी भी जो है वो हमने टॉन्सिलटोमी की है उसमें हमेशा साइडलाइन पोजीशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुपाइन पोजीशन में देंगे तो क्लाइंट ब्लड, वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकती है या वहां पे सिक्रेशंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, वहां पे क्या सिक्रेशंस भी होंगे या ब्लड भी होंगे, तो उसकी वजह से एस्पिरेट कर सकता है क्लाइंट, क्या करेगा, एस्पिरेट कर लेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तो हमेशा उस क्लाइंट को साइडलाइन पोजीशन में रखा जाता है ताकि वो एस्पिरेट ना करे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑब्जर्वेशन, मतलब ध्यान रखेंगे किस चीज का ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग सबसे मेन साइन है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अप्लाइड क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया है कि एक कोई क्लाइंट जो है वो जिसकी टॉन्सिलटोमी हो रही है और बार बार वो स्वेलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या डिनोट करोगे, तो उसमें साइन है ब्लीडिंग का। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार बार बार स्वेलिंग कर रहा है या स्वॉवलिंग कर रहा है, नॉट स्वेलिंग, स्वॉवलिंग कर रहा है, तो फ्रीक्वेंट स्वॉवलिंग का मतलब कोई ना कोई चीज इकट्ठी हो रही है, उसको निकल रहा है, तो जो ब्लड आ रहा है उसको वो निकलता है, ठीक। तो मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग सबसे मेन चीज है और उसका मेन साइन है हमारे पास में फ्रीक्वेंट स्वॉवलिंग एंड स्पिटिंग ब्लड
एंड चेक वाइटल साइन रेगुलरली जो हम वाइटल साइन चेक करते हैं ताकि क्लाइंट का जो अगर बीपी जो हो फॉल हो रहा है मतलब शॉक की कंडीशन में जा रहा है, देन अगर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में पल्स रेट तो मतलब इन्फेक्शन की कंडीशन में जा रहा है या शॉक की कंडीशन में जा रहा है, और अगर हमारे पास में जो है वो एसपी2 फॉल मतलब रेस्पिरेटरी एस्पिरेशन की कंडीशन में जा रहा है, तो ये सारी चीजें। डाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डाइट में भी जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जो कि टॉन्सिलटोमी जो से सफर करा था या टॉन्सिलटोमी अभी इसकी हुई है, देन उसको जो है वो एक क्लाइंट उसके आइसक्रीम ला के दे रहे हैं, तो ये सही है या गलत है, या फिर उसको जो है वो क्या दिया जाए, तो अलग अलग चीजें जो है वो ऑप्शन में जाती है, दैट इज कॉल्ड टी, देन उसके बाद जूस, देन फूड एंड आइसक्रीम। तो बच्चे देखते हैं यार आइसक्रीम क्यों देंगे, आइसक्रीम तो दे नहीं सकते, जबकि दोस्तों टॉन्सिलटोमी में हम आइसक्रीम ही देते हैं, ठंडी चीजें देते हैं, ध्यान रखना। तो जहां पे स्टूडेंट ने गलती की, एग्जामिनर ने क्वेश्चन वहीं से पूछा। तो डाइट की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहली चीज तो जब तक अवेक ना हो जाए, वो क्लाइंट होश में ना जाए, गेग रिफ्लेक्स जब तक ना आ जाए, क्या चीज दोस्तों, गेग रिफ्लेक्स जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम गेग रिफ्लेक्स का वेट करेंगे, गेग रिफ्लेक्स का जो है वो हमारे पास में वेट होगा, तो उसके बाद में जैसे गेग रिफ्लेक्स आ गया है, गेग रिफ्लेक्स आने के बाद में जो है हमारे पास में स्टार्ट विथ कोल्ड फ्लूइड से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्ट डाइट देंगे, अवॉइड हॉट एंड स्पाइसी फूड, हॉट एंड स्पाइसी फूड नहीं देंगे, चाय वगैरह नहीं देंगे। और इंडिया में चाय तो सबसे मेन चीज है, अगर आप कहते हो कुछ भी हुआ है सर चाय पिला दें, सर चाय पिला दें, सर चाय पिला दें, चाय नहीं हुई पता नहीं कौन सा अमृत हो गया जो सारी चीजें करते हैं, बल्कि चाय तो हमारा जो है वो पेय पदार्थ ही नहीं है, चाय तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की देन है क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते थे इसलिए वो चाय पीते थे। हम हमारा क्लाइमेट ठीक है, हमारे लिए सर्दियों के अंदर जो है वो हम दूध पी सकते हैं गर्म, और गर्मियों के अंदर जो हम जूस पी सकते हैं, जो है वो गन्ने का जूस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, ये हमारा फ्लूइड था। तो डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट में जो है हमेशा कोल्ड फ्लूइड से जो है वो दिया जाता है, मैंने कहा था अप्लाइड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेन मैनेजमेंट। अब देखो सर्जरी हुई है तो पेन तो होगा, तो एनाल्जेसिक देंगे एज प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने जो है वो एनाल्जेसिक बताई हुई है वो एनाल्जेसिक देंगे। एंड आइस कॉलर कैन रिड्यूस पेन और स्वेलिंग, आइस कॉलर जो है वो देंगे, उससे क्या होगा, पेन में जो है वो रिलीव हो, आइस कॉलर मतलब ठंडी चीजें जो है वो यहाँ पे ला के रखेंगे ताकि हमें बड़ा आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माउथ केयर। माउथ केयर की बात करें तो गार्गल्स विथ वार्म सेलाइन आफ्टर 24 आवर्स इफ एडवाइस, ध्यान रखना सिर्फ 24 घंटे के बाद जो है वो हम गार्गल्स कर सकते हैं, किससे, वार्म सेलाइन से, लेकिन वो भी अगर एडवाइस है तो, वैसे तो 90% एडवाइस नहीं होता है, वो एडवाइस होता है 2 या 3 दिन के बाद में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइड्रेशन, ऑफ कोर्स हाइड्रेशन तो मेंटेन करना ही है, तो एनकरेज ओरल फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब देखो सर्जरी हुई है तो उसमें बहुत सारे फैमिली वाले क्या ज्यादा पीने को नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से जब पीने को नहीं देंगे तो क्लाइंट किस में चला जाएगा दोस्तों, हाइड्रेशन में चला जाएगा, सॉरी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी लिक्विड आप लेते रहिए, ठंडा पानी लेते रहिए, उससे दोनों काम हो जाएंगे, कोल्ड थेरेपी भी चलती रहेगी और फ्लूइड की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। अगर बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है तो हम आईवी फ्लूइड के द्वारा देंगे, क्योंकि जब क्लाइंट मुंह से नहीं ले रहा है तो उसमें जो है वो फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए हम जो है वो उसको आईवी फ्लूइड के द्वारा देंगे। लास्ट आ जाता है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है उसको हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अभी तक हमने कहा कि कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन अलग अलग है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है और लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में विद इन 24 आवर्स के अंदर हो जाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। लेटर कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में बाद में होगी। अब इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, हेमरेज भी दोनों टाइप का, कौन कौन सा, प्राइमरी हेमरेज मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे हमारे पास में जो है वो कोई ऐसा कट लग गया या कोई ऐसी आर्टरी इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लग गया, तो प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज किसको कहेंगे, ड्यूरिंग सर्जरी जो हो जाता है उसी को, ठीक है। और सेकेंड आता है हमारे पास में दैट इज का रिएक्शनरी हेमरेज, ठीक है।
रिएक्शनली हेमरेज क्या होता है, विद इन 6 to 8 आवर्स, रिएक्शन के बाद में 6 से 8 घंटे के बाद जो हो हेमरेज होगा, मतलब 24 घंटे के बाद जो 24 घंटे के अंदर जो चीज होगी वो होगी हमारे पास में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन एक ही होती है, दैट इज कॉल्ड हेमरेज। हेमरेज प्राइमरी मतलब सर्जरी के दौरान, और रिट्रैक्शनरी मतलब उसकी सर्जरी के बाद में। देन नेक्स्ट आता हमारे पास में इमीडिएट, अच्छा 3 कैटेगरी की है। नेक्स्ट आता हमारे पास में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कब होगा, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन 1 से 10 दिन के बीच में होगा। अब वो क्या क्या हो सकता है, तो वो हमारे पास में हो सकता है सेकेंडरी हेमरेज। सेकेंडरी हेमरेज कैसे होगा, इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिलर बेड, जहां पे हमने सर्जरी की है वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से वहां पे हेमरेज होगा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेमरेज। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कब होंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो है वो 1 से 10 दिन के बीच में होंगे, विद इन 24 आवर्स होंगे, वो इमीडिएट होंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में पेन एंड डिफिकल्टी स्वेलिंग। ऑफ कोर्स पेन हो गए, अब सर्जरी हुई है, टॉन्सिल हटाया है, तो पेन तो होगा ही होगा, एंड स्वॉवलिंग में जो है वो डिफिकल्टी होगी, निगलने में जो है वो डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करें, ड्यू टू पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग होता है तो वो क्लाइंट जो है वो ज्यादा पानी नहीं पीता। अब ज्यादा पानी नहीं पिएगा तो फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आईवी फ्लूइड हम 24 घंटे तक रख सकते हैं, 4-5 दिन तक थोड़ी आईवी फ्लूइड देते हैं, हम तो तीसरे दिन जो है वो आईवी कैनुला रिमूव कर देते हैं। अब आईवी कैनुला रिमूव कर दिया, मुंह से वो कुछ ले नहीं रहा, तो ऑफकोर्स उसके में अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। और वो मुंह से क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है तो पानी नहीं पी रहा, पानी नहीं पी रहा तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई। ये हो गया हमारे पास में इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आता हमारे पास में लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर 10 डेज। 10 डेज के बाद की अगर हम बात करें तो आता है दोस्तों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब टॉन्सिलर बेड। टॉन्सिलर बेड की बात करें मतलब कि वहां पे जैसे हम अगर एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं लिए तो वहां पे। नेक्स्ट स्पीच प्रॉब्लम, अगर टॉन्सिल बहुत ज्यादा बड़े थे तो कुछ दिनों तक जो है वो हमारे पास में स्पीच प्रॉब्लम भी आ सकती है, बोलने में जो है वो दिक्कत भी आ सकती है। एंड टेस्ट डिस्टर्बेंस टेम्परेरी, टेस्ट भी जो है वो हमें डिस्टर्ब होगा, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं या जो टेस्ट का मतलब जो चीजें खा रहे हैं उसका टेस्ट भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हमारे पास में आफ्टर 10 डेज आती है। तो कॉम्प्लिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली चीज इमीडिएट, इमीडिएट मतलब उसी हेमरेज होता है, इमीडिएट में एक ही कॉम्प्लिकेशन होगा हेमरेज, और वो कब होगा दोस्तों, सर्जरी के बाद हो सकता है या 6 से 8 घंटे के अंदर हो सकता है। सेकेंड आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट या हम कह सकते हैं इमीडिएट इंटरमीडिएट, वो होता है हमारे पास में 1 से 10 दिन के बीच में। उसमें हमारे पास में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, देन वहां पे हेमरेज हो सकता है, और पेन की वजह से वो लिक्विड नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। 10 डेज के बाद क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन टॉन्सिलर बेड होगा, स्पीच प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, टेस्ट डिस्टर्ब होगा। ये होगा हमारे पास में लेट स्टेज। अब हमारे पास में आ जाता है दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, देन उसका निमोनिक्स लेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो फटाफट हम ले लेते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्री ऑपरेटिव में आपको पता है कंसेंट फॉर्म लेते हैं, एनपीओ रखना पड़ता है, सारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं, जो भी उसकी एंजाइटी है उसको रिलीव करते हैं, ये सारी चीज़ें, जो भी एंटी सेंसिटिव टेस्ट है जैसे जाइलोकेन एंटीबायोटिक वो टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव में आ गया हमारे पास में प्रिपेयर पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। पेशेंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, पेशेंट को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड रिड्यूस एंजाइटी। उसको जो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं ताकि उसकी एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट आता हमारे पास में ऑब्टेंट कंसेंट। ऑब्टेन कंसेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्टेन कंसेंट में हमारे पास में क्या आ गया कि कंसेंट फॉर्म जो है वो कलेक्ट करते हैं, वही मेंटेन एनपीओ स्टेटस, एनपीओ स्टेटस को मेंटेन करते हैं, एंड अरेंज प्री ऑपरेटिवली इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन वही सीबीसी, पीटीआईएनआर, बीटीसीटी, वो सारी चीजें जो है वो कलेक्ट करते हैं। वैसे आपको बेसिकली सारी चीजों का पता है, प्री ऑपरेटिव में हम ये चीजें करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रा ऑपरेटिवली, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ड्यूरिंग सर्जरी तो हमें क्या करता है, सर्जन को जो है वो असिस्ट करवाना है, मतलब असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। भाई स्क्रब नर्स का काम क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो भी आर्टिकल चाहिए वो देने होते हैं, ठीक है, सर्जन को। तो हमें इंट्रा ऑपरेटिव या ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है, असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग द प्रोसीजर,
एंड मेंटेन स्टेराइल फील्ड को मेंटेन कहता है कि जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हम स्टेरिलाइजेशन मेंटेन रखते हैं। एंश्योर सक्शन अवेलेबल, सक्शन हमेशा अवेलेबल रखा जाता है, कोई भी सीक्रेशन हुआ उसको क्लीन करने के लिए, और वैसे वो भी स्क्रब नर्स में जो है वो रखती है। नेक्स्ट, मॉनिटर पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, क्लाइंट जो है वो एनेस्थीसिया लगा हुआ है, वो भी जनरल एनेस्थीसिया है, तो उसमें हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। वैसे ये काम जो है वो बेसिकली नर्स का जो है वो नहीं होता है, वो बेसिकली सर्कुलेटरी नर्स का होता है या फिर एनेस्थेटिक टीम का होता है। जो एनेस्थेसिया वाली टीम है या एनेस्थेटिक टेक्नीशियन है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंट्रा ऑपरेटिव। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव, जो है वो हम क्या क्या देखेंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास में वही चीजें, पोजीशन पेशेंट ऑन साइड, पेशेंट की पोजीशन, और वो भी कौन सा दोस्तों, साइड लाइन पोजीशन रखेंगे। साइड लाइन क्यों रखेंगे दोस्तों, साइड लाइन पोजीशन जो है वो इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी जो हो वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर पाए, चाहे वो म्यूकस हो चाहे वो हमारे पास में ब्लड हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंट स्वॉवलिंग कर रहा है, वॉमिटिंग ब्लड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, जो भी मेडिकेशन ऑर्डर की गई है वो देंगे, जो मेडिकेशन ऑर्डर की है वो देंगे। मेंटेन एयरवे पेटेंसी, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेशन ही जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो उसके बाद में क्लाइंट को बचाना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड कोल्ड फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट जो है वो हम क्लाइंट को देते हैं। कब हमेशा ध्यान रखना, आइसक्रीम वाला में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। लास्ट आ जाता है एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग कफ, थ्रोट क्लियरिंग एंड हॉट फूड, क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में कफिंग के लिए अवॉइड करते हैं, ठीक है, थ्रोट क्लियरिंग के लिए जो है वो रखते हैं, एंड हॉट फूड को जो है अवॉइड करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। अब बात आती है हमारे पास में डिस्चार्ज टीचिंग, क्लाइंट को अब हम डिस्चार्ज करें तो उसको क्या क्या पाठ पढ़ा के भेजेंगे, क्या हेल्थ एजुकेशन जो है वो बढ़ा के भेजेंगे। भाई आज हमने सर्जरी कर दी, 1 दिन रखा या 2 दिन रखा, उसके बाद डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज करेंगे तो हम क्या क्या चीजें उसको बताएंगे। तो सबसे पहले चीज, अवॉइड स्पाइसी हार्ड फूड फॉर 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह तक आपको कोई भी जो है वो स्पाइसी या हार्ड फूड जो है वो नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है। दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, आप बिल्कुल घूंट घूंट जो है वो पानी पी लीजिए, अगर नहीं पिएंगे तो फिर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा क्लाइंट, इसलिए हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ ज्यादा गुटक मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी 10 to 14 डेज, जो भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी है जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, वो चीजें आप 10 से 14 दिन तक, लगभग 2 सप्ताह तक जो है वो अवॉइड कीजिए। एंड रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग इमीडिएटली, अगर कहीं से भी जो है वो ब्लीडिंग होती है, कहीं से मतलब माउथ में कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, इमीडिएटली जो है वो आप हॉस्पिटल में आएंगे, इमीडिएटली, ये सबसे मेन चीज है। जैसे ही जो है वो ब्लीडिंग होती है आप इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आएंगे। माइल्ड ईयर पेन एंड बैड ब्रेथ आर नॉर्मल फॉर फ्यू डेज, अगर हल्का फुल्का कान के अंदर दर्द होता है, थोड़ा बहुत कान के अंदर दर्द होता है, या श्वास जब हम छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार गंदी गंदी स्मेल आ रही है, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल चीज है। अगर आपके पास में थोड़ा सा बैड ब्रेथ आती है, बैड स्मेल आती है मुंह से, या हल्का फुल्का कान का दर्द होता है, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट इज ए नॉर्मल साइन। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है, ये नॉर्मल साइन है, क्योंकि हमें लगता है अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो आप इमीडिएटली, ये तो डेंजर साइन है, ये तो हमारे पास में डेंजर साइन है और इमीडिएटली आएंगे, और ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल साइन है, क्या है, ये हमारे पास में नॉर्मल साइन है। इनसे दोनों से जो है वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, मेंटेन ओरल हाइजीन जेंटली तरीके से हम ओरल हाइजीन मेंटेन करें, मतलब ब्रश भी करेंगे तो जेंटल तरीके से, ऐसे नहीं रगड़ रगड़ के या कुछ भी अंदर फंसा लिया, नहीं, बिल्कुल मेंटेन नॉर्मल तरीके से जो है वो ओरल हाइजीन करेंगे। क्लियर है। अब इसका निमोनिक्स ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है फिनिश कर लेते हैं। निमोनिक्स बनाया हमने किसका दोस्तों, निमोनिक्स बनाया इंडिकेशन मतलब किसी भी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, किसी को भी टॉन्सिलटोमी करनी है तो कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हम टॉन्सिलटोमी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसको स्टॉप राम, सीधा मीनिंग स्टॉप राम या राम स्टॉप कैसे भी कर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशन है जिस
कंडीशन के अंदर जो हो वो हम टॉन्सिलोटॉमी करते हैं। वैसे तो डिटेल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि टॉन्सिल इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो हम करेंगे। इन्फ्लामेशन की भी कैटेगरी दी है कि 1 साल में 7 बार से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर 5 बार से ज़्यादा 2 साल लगातार रहेगा, या 3 बार से ज़्यादा 3 साल तक लगा रहेगा, ये सारी चीज़ें। देन अगर हमारे पास में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो गया टॉन्सिल के अंदर तो भी हम करेंगे। देन रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो गया तो भी हम करेंगे। देन हमारे पास में मैलिग्नेंसी अगर आपको फील होती है तो भी हम करेंगे। तो ये तो इंडिकेशन थे, लेकिन यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में स्टोप्राम। एस से आएगा हमारे पास में स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया इन द सेंस कि रात को सोते हैं तो उसमें हमें जो है बीच बीच में सांस रुकती है, वो हो गया स्लीप एपनिया। टी से आ जाएगा टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, मतलब टॉन्सिल इतने बढ़ गए हैं जिससे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ब्लॉक हो चुकी है, तो भी उसमें भी हम क्या करते हैं दोस्तों, टॉन्सिलोटॉमी करते हैं। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्योंकि ओरोफेरिंग्स में मेनली प्रेजेंट होता है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें हम करेंगे। पी से आ गया हमारे पास में पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, क्विंसी। क्विंसी का नाम देखा था या नाम सुना था, क्विंसी हो गया, या हमारे पास में जो टॉन्सिल है वहां पे एब्सिस हो गया, उस कंडीशन में हम करेंगे। आर से आ गया हमारे पास में रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, बार बार जो हो वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो गया। अभी बताया ना, 1 साल के अंदर 7 बार से ज्यादा, 5 बार से ज्यादा 2 साल तक, 3 बार से ज्यादा, वो सारी चीजें। नेक्स्ट ए आ गया एसिमेट्रिक, मतलब कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी है। एक टॉन्सिल हमारे पास में 5 mm का, एक 10 mm का है, मतलब अप डाउन है, मतलब कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी है। एंड एम से आ जाएगा माउथ ब्रीथिंग। इतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है कि क्लाइंट जो है वो मुंह से सांस ले रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन रहेगी उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, टॉन्सिलोटॉमी करते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आज हमारे पास में ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। टॉपिक कैसा लगा पूरा डिटेल से मैंने लेके आया हूं। क्लास हमारे पास में भले ही थोड़ी बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन कल को कोई भी बच्चा ये न कह दे कि सर ने हमें ये चीज नहीं बताई है। इसीलिए मैंने इस सर्जरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं वो भी मैंने आपको बताई है। टॉन्सिलाइटिस है वो भी मैंने आपको बताया, इसके इंडिकेशन भी मैंने बहुत डिटेल से बताए, साथ के साथ निमोनिक्स भी जो है वो मैंने बताया। कौन कौन सी किस किस टाइप से जो है वो सर्जरी होती है, मैं चाहता तो नाम से भी बता सकता था, इमेज से नहीं बता सकता था, लेकिन कहते हैं पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। चाहे एक टॉपिक में हमें टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन उसको तो इस तरीके से कंठस्थ कर लो कि उससे बाहर कुछ भी ना जा पाए। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो ये क्लास जो मैंने आपको बताई है पूरा डिटेल से, वो आपको कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का वेट रहेगा। आपके कमेंट ही जो हो मेरे लिए रियल बूस्टर का काम करते हैं। मेरे लिए एमवीआई भी वो है, डोज भी वही है, देन हमारे लिए जो हो वो एनर्जी ड्रिंक भी वही है, खाना पीना भी वही है। तो उसमें आप कमेंट कीजिए, बुरे हैं वो भी कीजिए, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कि क्लास को सजेशन भी दीजिए कि क्लास को सर इस तरीके से लीजिए, हम उसको भी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जरूर, आपके शब्दों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।